नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि भारत और जापान के जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन है, वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है पास्ट में, अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में आपने ये देखा होगा कि जापान के अंदर कुछ पॉलिटिकल चर्निंग देखने को मिल रही है, कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। काफ़ी लंबे समय से जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, वो जा चुके हैं। उसके बाद एक और प्राइम मिनिस्टर आए और जब लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं पीएम किशिदा वो बने हैं, तो उनका पहला विजिट हो रहा है भारत के अंदर। इसके अंदर बताया जा रहा है कि $42 बिलियन का निवेश यहां पर प्रॉमिस किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, जापान टू ऑफर इंडिया $42 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग पीएम किशिदास मेडन विजिट। तो भारत और जापान के बीच में क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट ये विजिट होगा भारत जापान के बीच में। कौन सा समिट है, डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हो स्टडी IQ पर, तो चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर लेटेस्ट स्टॉक मार्केट का, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33, क्योंकि इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम जो 33% का डिस्काउंट है वो मिलेगा। और होली सेल है जहां पर आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, मतलब कि जितना वैलिडिटी मिलता है 1 साल, तो उसका डबल 2 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे हो क्या रहा है। आज सैटरडे को मैं आपको बता दूं कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, वो भारत आए हुए हैं। तो यहां पर 19 और 20 मार्च को ये पूरा विजिट है 2 दिन का। और एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, फूमियो किशिदा पहली बार भारत आए एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पहले भी आ चुके हैं लेकिन वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आए हैं। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे ताकि जो बायलैटरल टॉक्स हैं वो हो सके। देखिए, उनके द्वारा यहां पर इंडियन एक्सप्रेस में कुछ एक आर्टिकल लिखा गया था और उसके अंदर आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला विजिट है एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और जहां तक भारत और जापान की बात है तो यूनिवर्सल वैल्यूज देखने को मिलते हैं दोनों देश के बीच में, चाहे फ्रीडम हो, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, ये सारी जो थॉट्स हैं वो लॉन्ग हिस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जापान और भारत स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनर्स हैं, और जहां पर दोनों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। और इस साल आपको पता होना चाहिए कि 70th एनिवर्सरी है दोनों देश का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखा गया था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 28 अप्रैल 1952 को दोनों देश के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से रखा गया, और इसलिए 70th ईयर है। एंड आई एम डियरली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट। और इसकी वजह से यहां पर 4.5 ईयर, ध्यान रखिएगा कि काफी लंबा गैप हो गया है जब जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए हों, तो करीब 4.5 साल हो चुका है। पहले शिंजो आबे आए थे, उसके बाद अब यहां पर किशिदा आ रहे हैं। और जहां तक भारत जापान के समिट की बात है कि जब भी 2 देश यहां पर मिलते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मिलते हैं, तो एक समिट रखा जाता है। तो ये 14th इंडिया जापान समिट आपको देखने को मिलेगा। 2018 में हुआ था लास्ट, अगर आप देखें तो, और वो हुआ था टोक्यो में। और उसके बाद क्या था, कोविड पैंडेमिक वगैरह 2020 में, 21 में, इसकी वजह से चीजें मूव ऑन नहीं हो पाई। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं कि किशिदा जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के, उन्होंने किसी भी देश के साथ बायलैटरल समिट नहीं किया है, बायलैटरल विजिट नहीं हुआ था। ये पहली बार बायलैटरल विजिट यहां पर किशिदा का होगा। जहां तक प्राइम मिनिस्टर किशिदा की बात है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वो हिरोशिमा से बिलोंग करते हैं। अगर आप जापान में देखोगे तो 4 मेन आइलैंड हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो इसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है ये होन्शु, उसमें यहां पर आप देखिए हिरोशिमा, आपने सुना होगा हिस्ट्री में, तो वहां से बिलोंग करते हैं। वहां से MP भी रह चुके हैं और साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के। तो काफी ट्रेंड पॉलिटिशियन है एक प्रकार से आप कह सकते हो। और करीब 4 बार मुलाकात हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। ही ऑल्सो विजिटेड इंडिया इन द कैपेसिटी ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। अब मैं आता हूं भारत जापान के रिश्तों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में। बताया जा रहा है कि जो भी बातचीत होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, उसमें कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक को लेकर एक बड़ी चर्चा होने वाली है। फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, और जाहिर सी बात है चाइना इसके अंदर मुद्दा रहने वाला है। दूसरा, यहां पर जो डिफेंस प्रोग्रेस कैसा है दोनों देश के बीच में, सिक्योरिटी और रीजनल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए यहां पर चर्चा होगी। और स्पेशली यूक्रेन में जो भी कुछ हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए चाइना, रशिया के साथ किस तरह का रिलेशन है, जापान का, भारत का किस तरह का रिलेशन है, तो भारत अपनी पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करेगा और जापान भी यहां पर कहीं ना कहीं दोनों देश एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आएंगे। इसके अलावा ऑलरेडी हमने रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस एग्रीमेंट कर रखा है। 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, आपको पता होगा कि 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग मतलब होता है जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं दोनों देश के, उनके बीच में मुलाकात होती है। तो ये इनॉग्रल मीटिंग हुआ था 2019 में, उसके बाद अभी तक ये नहीं हो पाया है। इसके अलावा 2017 में जो समिट हुआ था भारत और जापान का, उसमें डिसाइड किया गया था कि
इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। और इसका मेन मकसद ये था, ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर कोऑर्डिनेट किया जाए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर, चाहे कनेक्टिविटी है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। इसके अलावा वहां पर कई सारे जो हाईवेज हैं जैसे मेघालय में, त्रिपुरा, मिजोरम, वो अंडरवे चल रहे हैं। वो सारी चीजें जापान के द्वारा सपोर्ट की जा रही हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल बताया जा रहा है कि एक ब्रिज का भी उद्घाटन किया था, 20 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, अगर आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, जहां पर असम और मेघालय को कनेक्ट किया जाएगा। तो वो सारी चीजों में जापान भी शामिल है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि जो पैंडेमिक में हमें क्या देखने को मिला था कि पूरा विश्व जो है वो काफी ज्यादा डिपेंड था चाइना के ऊपर, यही हमें देखने को मिला। तो इसको फाइनली हटाने के लिए, जो डिपेंडेंसी है सप्लाई चेन की चाइना के ऊपर, उसको रिड्यूस करने के लिए जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्रीज एक साथ आए, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में एटलीस्ट जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत किया जाए, डिपेंडेंसी बनाई जाए। मतलब कि हम पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। कल के डेट में चाइना कुछ भी कर देगा, बॉर्डर पर कुछ भी कर दिया तो वहां पर उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी वजह से तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तीनों देश यहां पर परेशान हैं। तो इन्होंने यहां पर डिसाइड किया था पिछले साल 2021 में एक सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव लाया जाएगा, ताकि भारत में सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट है, वो उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया कितना डिपेंडेंट है, जापान कितना डिपेंडेंट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया जापान के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, तो वो आपस में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर कर सकें, ताकि हमें चाइना के ऊपर उतना डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो ये तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हो गया ये विजिट का, इन सबको लेकर चर्चा होने वाली है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है आपका इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। स्पेशली मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान के दौरे पर गए थे, तो उनके द्वारा डिसाइड किया गया था कि 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन, वहां की जो करेंसी है, इतना प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में निवेश किया जाएगा जापान के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी अब पूरा हो चुका है, 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन ये पूरा हो चुका है लगभग। और इसीलिए बताया जाता है कि काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है दोनों देश के बीच में, जब भी यहां पर बायलैटरल रिलेशंस की बात आई है। जहां तक फर्दर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात है, तो मैं आपको कई सारे आंकड़े देता हूं, जैसे कि 1455 जापानीज कंपनीज भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 11 निमराना में, राजस्थान निमराना में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में श्री सिटी है वहां पर देखने को मिलता है, मैक्सिमम कंपनीज यहां पर देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट जापान भारत का 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बड़ी मात्रा में एफडीआई जो है वो जापान से भारत में आता है। कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भारत के अंदर जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे हो गया, बुलेट प्रोजेक्ट ये चल रहा है जापान के साथ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, सारी चीजें जापान के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। पिछले साल इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक रुद्राक्ष का इनॉग्रेशन किया था वाराणसी में। बेसिकली ये वाराणसी कन्वेंशन सेंटर था, मतलब कि यहां पर कोई बड़ा इवेंट कराना हो, कोई चीज ऐसी है, तो ये जापान मदद से यहां पर हमने इसको बनवाया था। और इसको लेकर एक वीडियो मैसेज भी दिया गया था योशिहिदे सुगा का, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे शिंजो आबे के बाद। इसके अलावा दोनों देश ने डिजिटल पार्टनरशिप जो है वो साइन किया था 2018 में, और इसकी वजह से जो एक प्रकार से स्टार्टअप है कोलैबोरेशन, उसका बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो भारत के अंदर जो स्टार्टअप्स हुए हैं उनको फंडिंग की आवश्यकता होती है, तो जापान के अंदर जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनसे करीब $10 बिलियन का फंडिंग जो है वो भारत के स्टार्टअप्स ने अभी तक जुटाया है। और भी कई तरह के पार्टनरशिप किए जा रहे हैं, और दोनों देश कई सारे जो कोलैबोरेशन है आईसीटी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे 5G हो गया, अंडर सी केबल हो गया, टेलीकॉम हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, इन सब को लेकर भारत और जापान के बीच में कॉपरेशन चल रहा है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए यहां पर जो भी बातचीत होगी उसमें जो जापान का मीडिया आउटलेट है निके एशिया, उनके द्वारा अपने आर्टिकल में बताया गया है कि जापान करीब 5 ट्रिलियन येन का प्रॉमिस करेगा भारत को कि वो भारत में निवेश करने वाला है अगले 5 वर्षों में। अब 5 ट्रिलियन येन होता है करीब $42 बिलियन के आसपास। तो एक बड़ा अमाउंट जापान की तरफ से भारत में निवेश किया जाएगा, ताकि फर्दर जो दोनों देश के बीच में रिलेशन है और इससे भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो गया, वो सब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि दोनों जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्री करेंगे कि दोनों देश के बीच में जो 2+2 मीटिंग है फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर की, उसको जल्द से जल्द करवाई जाए। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि $300 बिलियन येन का लोन जो है वो देने वाले हैं
अब जापान, ठीक है, तो इसको लेकर हो रहा है। साथ ही साथ एनर्जी कॉर्पोरेशन, अब आपको पता ही है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो यहां पर उसको लेकर क्या मतभेद होगा, क्योंकि जापान भी एक तरह से सैंक्शंस लगा रहा है, तो क्या मतभेद होगा भारत जापान में, वो देखने वाली बात होगी। और फाइनली मैं आपको बता दूं, जो क्वाड लीडरशिप, जो क्वाड समिट है, उसको जापान होस्ट करने वाला है, तो उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान भी जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं जापान और भारत के बीच में वो आपको पता चले होंगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो जापान है उसके वेस्टर्न साइड में आपको कौन सा सी देखने को मिलता है? जापान के वेस्टर्न साइड में कौन सा सी है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।